तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान का भाग 6 भारतीय विदेश नीति का अध्याय 4 भारत का संबंध बहुत ध्रुवीय विश्व के साथ भारत का संबंध देखेंगे। इसको देखने के अंतर्गत ये आपको अध्याय 4 का जो आपको अध्याय 4 जो बहुत ध्रुवीय विश्व के साथ भारत का संबंध था उनका ये आपको पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में आपको यहाँ पर हम भारत और फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस चीज़ हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे आपकी देखिए भारत और यहाँ पर क्या है तो फ्रांस है। देखिए भारत और फ्रांस में आपको ये देखिए कि फ्रांस यूक्रेन के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है। फ्रांस जो है वह यूक्रेन के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है। फ्रांसीसी भाषी यह देश पश्चिम यूरोप की मुख्य भूमि पर अवस्थित है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 6.5 करोड़ है। यह राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक उदारवादी देश है तथा आर्थिक रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है। अब देखिए सामने देखिए भारत एवं फ्रांस के बीच वर्ष 1991 के बाद प्रभावी संबंधों का विकास हुआ था। फ्रांस अमेरिका के नेतृत्व में निर्मित सुरक्षा संगठन नाटो का सदस्य है। भारत एवं फ्रांस के बीच वर्ष 1991 के बाद प्रभावी संबंधों का विकास हुआ था। फ्रांस अमेरिका के नेतृत्व में निर्मित सुरक्षा संगठन नाटो का सदस्य है। यह सुरक्षा परिषद का फ्रांस सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य विश्व की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। देखिए फ्रांस और भारत के बीच व्यापारिक, राजनीतिक एवं सैनिक संबंधों का प्रभावी विकास हो रहा है। तो फ्रांस और भारत के बीच व्यापारिक, राजनीतिक एवं सैनिक संबंधों का प्रभावी विकास हो रहा है। भारत द्वारा रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए सस्ते एवं बेहतर विकल्पों की तलाश की जा रही है। भारत द्वारा रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए सस्ते एवं बेहतर विकल्पों की तलाश की जा रही है। फ्रांस रक्षा सामग्री का प्रमुख निर्यातक देश है। अब देखिए हिंद महासागर देखिए। हिंद महासागर में भारत की स्वाभाविक एवं प्राकृतिक उपस्थिति है। भारत हिंद महासागर के मध्य में स्थित है। वर्तमान में हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव में निरंतर वृद्धि हो रही है। हिंद महासागर में फ्रांस का अत्यधिक महत्वपूर्ण द्वीपों पर नियंत्रण है, जिसमें रीयूनियन आइलैंड, मायोटी आइलैंड तथा एस्कोटर द्वीप पर फ्रांस के नौसैनिक अड्डे हैं। इसके अतिरिक्त जिबूती में भी फ्रांस के लड़ाकू जहाज तैनात। इससे भारत फ्रांस के बीच हिंद महासागर के इन द्वीपों पर सहयोग का समझौता हुआ है, जो लॉजिस्टिक समझौते के समान है। इससे यह प्रतीत होता है कि वर्तमान अमेरिका के बाद फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा सामरिक सहयोगी बन गया है। अब सैन्य देखिए भारत और फ्रांस के बीच लड़ाकू विमान मीडियम मल्टीपल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट खरीदने का समझौता हुआ है। इसके अंतर्गत भारत ने फ्रांस की कंपनी राफेल से 126 लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता किया। यह समझौता $12 बिलियन का था। भारत रक्षा हथियारों की आपूर्ति के किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत और फ्रांस के बीच तकनीकी हस्तांतरण की भी सहमति प्राप्त हो चुकी है, जिसके अंतर्गत आपको राफेल का उत्पादन भारत में ही होगा और भारत और फ्रांस के बीच सामरिक संबंधों की स्थापना हो चुकी है। राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का समझौता भारत के इतिहास में फ्रांस के साथ रक्षा का सबसे बड़ा सौदा, मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील है। इसके अतिरिक्त फ्रांस भारत को स्कॉर्पिन पनडुब्बी के निर्माण की तकनीकी भी हस्तांतरित कर रहा है। एक महत्वपूर्ण समझौते के अंतर्गत दोनों देशों ने सतह से हवा मार्ग करने वाले प्रक्षेपास्त्र मैत्री के साझे विकास की परियोजना पर समझौता किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत फ्रांस के रक्षा संबंध भारत रूसी रक्षा संबंधों के मॉडल पर आगे बढ़ रहा है। भारत और फ्रांस के बीच ऐतिहासिक लड़ाकू विमान के समझौते में समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि फ्रांस ने विमानों की कीमतों में वृद्धि कर दी तथा विमानों के भारत उत्पादन के समझौते पर भी आपत्ति करने लगा। भारत फ्रांस के बीच ऐतिहासिक लड़ाकू विमान के समझौते में समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि फ्रांस ने विमानों की कीमतों में वृद्धि कर दी तथा विमानों के भारत उत्पादन के समझौते पर भी आपत्ति करने लगा। भारत ने रक्षा सामग्री की तत्काल आवश्यकताओं को देखते हुए फ्रांस से 36 राफेल विमान मांगने का निर्णय किया, जबकि आरंभिक रूप में 126 विमानों का समझौता किया गया था।
सरकार द्वारा कंपनी की कीमत को लेकर आपत्ति व्यक्त की गई। पहले इस समझौते में उल्लेखित है कि 118 विमानों का निर्माण फ्रांस के सहयोग से भारत में होगा, परंतु फ्रांस के द्वारा विमानों की कीमत बढ़ाने के बाद तकनीकी न प्रदान करने के कारण भारत के द्वारा समझौते का पुनरावलोकन किया गया और व्यावहारिक नीति अपनाते हुए केवल 36 विमानों के भारत द्वारा आयात का निर्णय लिया गया। वर्तमान वर्तमान सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत लड़ाकू विमानों के घरेलू उत्पादन पर भी बल दिया गया। वर्तमान सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत लड़ाकू विमानों के घरेलू उत्पादन पर भी बल दिया गया। सिविल परमाणु सहयोग देखिए, वर्ष 2008 में भारत और अमेरिका के बीच सिविल परमाणु समझौता हुआ, जिसके बाद भारत के लिए अन्य देशों से परमाणु रिएक्टर और परमाणु ईंधन प्राप्त करने का रास्ता साफ हो गया। फ्रांस परमाणु रिएक्टर के अग्रणी निर्माताओं में से एक है। दोनों देशों के बीच सिविल परमाणु समझौता भी संपन्न हो चुका है। फ्रांस ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनर्जी में भी भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। वर्तमान में भारत के द्वारा आपको परमाणु उत्तरदायित्व अधिनियम में परिवर्तन करते हुए दुर्घटना के बाद मुआवजा देने के बीमा पुल के निर्माण की घोषणा की गई, जिससे मुआवजा देने का दायित्व निर्माता कंपनी का नहीं होगा। इस परिवर्तन से भारत फ्रांस सिविल परमाणु सहयोग प्रभावी होगा। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2032 तक भारत अपनी परमाणु बिजली उत्पादन क्षमता को 63,000 मेगावाट तक बढ़ाना चाहता है। फ्रांस की कुल बिजली का 78% भाग परमाणु ऊर्जा से उत्पादित होता है। इससे सिविल परमाणु क्षेत्र में सहयोग की बेहतर संभावनाएं हैं। अब आपके यहाँ देखिए व्यापारिक देखिए, वर्तमान में भारत के द्वारा आपको व्यापार एवं वाणिज्य पर अत्यधिक बल प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में आपको भारत के द्वारा आपको व्यापार एवं वाणिज्य पर अत्यधिक बल प्रदान किया जा रहा है और फ्रांस के साथ भी व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने पर बल दिया जा रहा है। भारत का बड़ा बाजार फ्रांसीसी लोगों के आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि वर्ष 2008 के बाद यूरोपीय देश आर्थिक मंदी के शिकार हैं। दोनों देशों के बीच वर्ष 2016 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 8.2 बिलियन डॉलर है तथा अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी दोनों में परस्पर सहयोग हो रहा है। दोनों देशों के बीच सहयोग से भारत को तकनीकी का लाभ होगा। दोनों देशों के बीच सहयोग से भारत को तकनीकी का लाभ भी होगा और भारत के द्वारा सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दावा किया गया है। फ्रांस भारत की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का प्रबल समर्थक है तथा फ्रांस भारत की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का प्रबल समर्थक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तथा फ्रांस में लोकतांत्रिक शासन अत्यधिक शक्तिशाली, इसलिए दोनों देशों के बीच लोकतंत्र का साझा मूल्य भी विद्यमान है। अब देखिए भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तथा फ्रांस में लोकतांत्रिक शासन अत्यधिक शक्तिशाली है, इससे दोनों देशों के बीच लोकतंत्र का साझा मूल्य भी विद्यमान है। अब हम आगे यहाँ देखिए ब्रिक्स में देखिए, जिसको हम BRICS ब्रिक्स बोलते हैं। ब्रिक्स में देखिए ब्रिक्स शब्द का प्रयोग जिम और नील द्वारा किया गया। ब्रिक्स शब्द का प्रयोग आपको जिम और नील द्वारा किया गया। ब्राजील, रूस, भारत एवं चीन इसके सदस्य हैं। वर्ष 2008 में रूस बैठक के द्वारा इसके निर्माण का निर्णय किया गया। वर्ष 2008 में रूस बैठक के द्वारा इसके निर्माण का निर्णय किया गया था। वर्ष 2009 में इसकी पहली बैठक हुई। वर्ष 2010 में इसमें अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया। वर्ष 2012 में इसका सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। अफ्रीका के विकास के लिए वर्ष 2005 को अफ्रीका वर्ष के रूप में मनाया गया। ब्रिक्स का छठा शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2014 को ब्राजील के शहर फोर्टलेजा में संपन्न हुआ। अब देखिए 8वां ब्रिक्स सम्मेलन देखिए, यह सम्मेलन आपको 15-16 अक्टूबर 2016 को गोवा मतलब भारत के गोवा में संपन्न हुआ। भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की गई। सम्मेलन में एक ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्थापित करने की घोषणा की गई। इस सम्मेलन में सहमति बनी कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक विकासात्मक परियोजना को ऋण देगा। एक अन्य समझौते के तहत एक शोध संस्थान स्थापित करने पर सहमति बनी, जो कृषि, रेलवे इत्यादि के विकास पर कार्य करेगा। इस सम्मेलन के बाद बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिक्स देशों के अतिरिक्त बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एवं थाईलैंड सम्मिलित हुए।
फिर आपको आगे देखिए नमा ब्रिक्स सम्मेलन देखिए, नमा ब्रिक्स सम्मेलन देखिए, ब्रिक्स का नमा सम्मेलन चीन के तटीय शहर सियामिन XIAMN सियामिन में 2 से 3 सितंबर 2017 को संपन्न हुआ। अब 10वां ब्रिक्स सम्मेलन 2018 में देखिए, ब्रिक्स का 10वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 25 से 27 जुलाई 2018 को हुआ। देखिए ब्रिक्स विकास बैंक देखिए ब्रिक्स विकास बैंक देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था, ये एक बहुपक्षीय विकास है। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसको एक प्रकाश विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बेहतर विकल्प माना जा रहा है। यह पश्चिमी प्रभाव और वित्तीय संस्थाओं पर विकासशील देशों की निर्भरता को कम अथवा समाप्त करेगा। ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय शंघाई में होगा। बैंक का प्रथम अध्यक्ष भारत बनेगा। इसमें सभी सदस्य देशों को समान अधिकार होगा। किसी भी सदस्य को वीटो का अधिकार नहीं होगा। वर्ष 2016 से यह बैंक कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब संरचना यहाँ देखिए आधारभूत संरचना एवं सतत विकास की परियोजना को इस बैंक के केंद्र में रखा गया है। बैंक की शुरुआती पूंजी $50 बिलियन होगी, जिसे बढ़ाकर $100 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा। प्रारंभ में प्रत्येक सदस्य देश $10 बिलियन का योगदान देंगे। भारत द्वारा शर्त रखी गई थी कि सदस्य देशों की सहमति के बगैर कोई भी सदस्य देश अपनी योगदान राशि में बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। बैंक की पूंजी $100 अरब पहुंचने तक चीन का योगदान $41 अरब। बैंक की पूंजी $100 अरब पहुंचने तक चीन का योगदान $41 अरब, जबकि भारत, रूस, ब्राजील $18 अरब तथा दक्षिण अफ्रीका $9 अरब का योगदान करेगा। 15 जुलाई 2014 को फोर्टोलेजा में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB जिसे बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट NDB स्थापना के दस्तावेज पर सदस्य देशों के हस्ताक्षर हुए। सम्मेलन के दौरान आपको औसमिक आरक्षित व्यवस्था पर भी सदस्य देशों में सहमति बनी। सम्मेलन के दौरान आपको औसमिक आरक्षित व्यवस्था पर भी सदस्य देशों में सहमति बनी। कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को वैश्विक दबाव ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर्स से सुरक्षा प्रदान करना है। देखिए कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को वैश्विक तरल दबाव ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर में से सुरक्षा प्रदान करना है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कि एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक AIIB एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक AIIB एशिया आधारभूत संरचना निवेश बैंक हेतु हस्ताक्षर समारोह का आयोजन बीजिंग में 24 अक्टूबर 2014 को हुआ। इस बैंक का मुख्यालय आपको बीजिंग में है। देखिए बैंक की अधिकृत पूंजी $100 बिलियन होगी। चीन लगभग $50 बिलियन का इसमें योगदान देगा। वर्ष 2015 से बैंक के कार्य शुरू होने की संभावना है। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा अंशधारक होगा। भारत और चीन के अलावा इसके 19 संस्थापक सदस्य हैं, जिसमें पहला आपको बांग्लादेश है, दूसरा नेपाल है, तीसरा श्रीलंका है, चौथा पाकिस्तान है, पांचवा ब्रुनई है, छठा कंबोडिया है, सातवां को कजाकिस्तान है, आठवां कुवैत है, नौवां लाओस है, 10वां मलेशिया है, 11वां मंगोलिया है, 12वां म्यांमार है, 13वां आपको ओमान है, 14वां आपको फिलीपींस है, 15वां आपको कतर है, 16वां आपको सिंगापुर है, 17वां आपको थाईलैंड है, 18वां आपको उज्बेकिस्तान है और 19वां आपको वियतनाम है। एक बार फिर से सदस्य देशों को देखिए, 19 संस्थापक सदस्य को एक बार फिर से देखिए। पहला बांग्लादेश है, दूसरा नेपाल है, तीसरा श्रीलंका, चौथा पाकिस्तान है, पांचवा ब्रुनई है, छठा कंबोडिया है, सातवां आपको कजाकिस्तान है, आठवां आपको कुवैत है, नौवां आपको लाओस है, 10वां मलेशिया है, 11वां मंगोलिया है, 12वां म्यांमार है, 13वां आपको ओमान है और 14वां फिलीपींस है, 15वां आपको कतर है और 16वां है। देखिए उल्लेखनीय है कि अमेरिकी दबाव के कारण 3 देशों ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया ने इसमें भागीदारी से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी दबाव के कारण 3 देशों ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया ने इसमें भागीदारी से इनकार कर दिया। अब आपको यहाँ देखिए भारत आसियान सम्मेलन, यहाँ देखिए भारत आसियान संबंध देखिए, आपको भारत आसियान संबंध देखिए। शीत युद्ध के दौरान संबंध देखिए। दक्षिण पूर्व एशियाई देश है।
अब यहाँ पर भारत आसियान संबंध देखिए शीत युद्ध के भारत आसियान संबंध आपके यहाँ देखिए शीत युद्ध के दौरान संबंध देखिए शीत युद्ध के दौरान आपके यहाँ पर संबंध देखिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देश दक्षिण पूर्वी एशियाई देश सांस्कृतिक रूप से भारत के अत्यधिक निकट है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो है वो आपको सांस्कृतिक रूप से भारत के अत्यधिक निकट है। इस क्षेत्र में भारत का सांस्कृतिक प्रभाव स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। इस क्षेत्र पर देखिए इस क्षेत्र पर भारत का सांस्कृतिक प्रभाव स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। थाईलैंड एवं म्यांमार देखिए थाईलैंड एवं म्यांमार बौद्ध धर्म प्रधान थाईलैंड एवं म्यांमार आपको बौद्ध धर्म प्रधान देश है। इंडोनेशिया का नाम आपको इंडिया से प्रभावित है। इंडोनेशिया का नाम आपको इंडिया से प्रभावित है। इंडोनेशिया का नाम देखिए इंडोनेशिया का नाम आपको इंडिया से प्रभावित है। इंडोनेशिया में आज भी रामलीला का मंचन होता है। इंडोनेशिया में आज भी रामलीला का मंचन होता है। और सिंगापुर पर भारतीय शहरों के नाम प्रभाव देखिए और सिंगापुर पर भारतीय शहरों के नाम का प्रभाव है। और सिंगापुर पर भारतीय शहरों के नाम का प्रभाव है। स्वतंत्र भारतीय विदेश नीति में देखिए स्वतंत्र भारतीय विदेश नीति में एशियाई अफ्रीकी एकता पर अत्यधिक बल प्रदान किया गया है। एशियाई संबंधों में आपको बार्डुंग सम्मेलन के द्वारा आपको एशियाई अफ्रीकी एकता निर्मित करने का प्रयत्न किया गया। भारत ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के लिए भारत ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के लिए नई दिल्ली में एशियाई संबंधों की बैठक वर्ष 1947 में आयोजित की। भारत ने बांडुंग सम्मेलन वर्ष 1955 एशियाई अफ्रीकी एकता के विचार का समर्थन किया। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री सुकार्नो देखिए इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री सुकार्नो के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। वियतनाम की मुक्ति का भारत ने सदैव समर्थन किया। म्यांमार अर्थात बर्मा के साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंध थे। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आसियान देशों में थाईलैंड फिलीपींस सीएटो के सदस्य आसियान देशों में थाईलैंड फिलीपींस सीएटो के सदस्य जो अमेरिका द्वारा प्रायोजित एक सैनिक गठबंधन था। जबकि भारत ने गुटनिरपेक्ष विदेश नीति अपना इसलिए इन आसियान देशों के साथ भारत के संबंध बेहतर नहीं हो सके। वर्ष 1962 में म्यांमार में सेना के द्वारा शासन पर नियंत्रण कर लिया गया। इस सैनिक सरकार ने चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध का निर्माण किया। जबकि म्यांमार में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को म्यांमार से भगा दिया गया। जिससे भारत म्यांमार के संबंध कटु हो गए। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री सुकार्नो का सुझाव बाद में चीन की ओर होने लगा। जबकि भारत और चीन के बीच वर्ष 1962 में युद्ध हुआ तो इंडोनेशिया में वर्ष 1966 में सुकार्नो का स्थान पर सुहार्तो ने शासन पर नियंत्रण कर लिया। और इंडोनेशिया में सुहार्तो का सैनिक शासन वर्ष 1966 में स्थापित हुआ। जिसके बाद सुहार्तो ने अमेरिका के साथ बेहद मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किया। वर्ष 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच शांति मित्रता की संधि हुई। वर्ष 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच शांति एवं मित्रता की संधि हुई जिससे भारत और आसियान देशों के बीच दूरी बढ़ गई क्योंकि अधिकांश आसियान देश अमेरिका समर्थित थे। वर्ष 1971 में चीन एवं अमेरिका के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल हो गया। अतः आसियान देश चीन के निकट हो गया। जबकि वर्ष 1967 में आसियान की स्थापना समाजवादी चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए हुई थी। जबकि वर्ष 1967 में आसियान की स्थापना साम्यवादी चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए हुई थी। अतः आसियान के साथ चीन के संबंध लगातार बेहतर हुए। भारत ने 60 के दशक में चीन के साथ युद्ध का सामना किया। था। वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान के मध्य एक और युद्ध हुआ जिससे भारत दक्षिण एशिया में ही उलझ कर रह गया और अन्य क्षेत्रों पर प्रभावी ध्यान नहीं दे सका। आसियान में साम्यवाद के प्रसार के संघर्ष जारी था। वर्ष 1979 में कंपुचिया में आपको पोल पोट और हैंग सामरिन के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। पोल पोट का समर्थन चीन, थाईलैंड और अमेरिका ने किया। जबकि हैंग सामरिन का समर्थन आपको वियतनाम, भारत और सोवियत संघ ने किया। वर्ष 1979 में आपको वियतनाम ने हैंग सामरिन के समर्थन के लिए कंपुचिया पर आक्रमण कर दिया। जिसके बाद चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। भारत ने वियतनाम और हैंग सामरिन सरकार का समर्थन किया जिसके कारण आसियान देश भारत विरोधी हो गए।
वर्ष 1980 के दशक में दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान। वर्ष 1980 के दशक में दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, सिंगापुर, ताइवान तथा मलेशिया जैसे देशों ने तीव्र आर्थिक प्रगति दर्ज की, जिससे आसियान क्षेत्र विश्व अर्थव्यवस्था का उभरता क्षेत्र बन गया। वर्ष 1984 में ब्रुनेई ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया और आसियान का सदस्य बन गया। अब देखिए आसियान देशों में जनसंख्या देखिए, आसियान देशों में आपको जनसंख्या देखिए, इंडोनेशिया में आपको जनसंख्या कितनी 26 करोड़ 67 लाख है, फिलीपींस में आपको 10 करोड़ 65 लाख है, वियतनाम में 9 करोड़ 64 लाख है, थाईलैंड में आपको 6 करोड़ 91 लाख है, म्यांमार आपको 5 करोड़ 38 लाख है, मलेशिया में आपको 3 करोड़ 20 लाख है और कंबोडिया में 1 करोड़ 62 लाख है, लाओस में 69 लाख आपको है, सिंगापुर में 57 लाख है और ब्रुनेई में आपको 43 लाख है। फिर देखिए शीत युद्ध के बाद संबंधों में सुधार देखिए आपको देखिए वर्ष 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिससे आसियान में उदारवादी और साम्यवादी विचारधारा के बीच का संघर्ष समाप्त हो गया। अब वियतनाम 1995 में और लाओस 1997 एवं कंपूचिया 1999 में जैसे समाजवादी देश भी आसियान के सदस्य बन गए और कंपूचिया का युद्ध समाप्त हो गया एवं आसियान सदस्य आसियान में भारत ने आर्थिक उदारीकरण अपनाया था। आसियान देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर बल दिया। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को नए निर्यात बाजारों की तलाश थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को नए निर्यात बाजारों की तलाश थी, इसलिए आसियान देश भारत के प्राथमिकता के रूप में उभर कर सामने आए। यह उल्लेखनीय है कि आसियान देश और भारत के बीच सांस्कृतिक एकता विद्यमान है तथा ये भारत के सुदूरवर्ती पड़ोसी मतलब एक्सटेंडेड नेबर है, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा कहा गया था। अब एक आर्थिक विकास का मॉडल देखिए, विकासशील देशों में विकासशील देशों में आपको दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान के द्वारा आर्थिक विकास में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। इनका अनुकरण देखिए, इनका अनुकरण आपको इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों के द्वारा किया गया। इन्होंने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली एवं निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था का विकास किया और विकास के और समूचे क्षेत्र में व्यापार के आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया। एक मिनट, इसको देखिए, विकास के और समूचे क्षेत्र में व्यापार के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया। इन देशों के बीच विवाद भी अनुपस्थित है। इस क्षेत्र में देखिए, इन देशों के बीच आपको विवाद भी अनुपस्थित है। इस क्षेत्र में लोकतंत्र अस्थायी रहा है, परंतु आर्थिक विकास के लिए देश प्रेरणा स्रोत है। भारत इन देशों के स्वाधीनता का संघर्ष प्रभावी नहीं हो सकता है, परंतु राजनीतिक नेतृत्व प्रभावी नहीं हो। देखो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, देखिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट पॉलिसी का नारा दिया। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट पॉलिसी का नारा दिया, जिसका अभिप्राय दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भौगोलिक, आर्थिक एवं संस्थागत संबंधों की जिसका अभिप्राय दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भौगोलिक, आर्थिक एवं संस्थागत संबंधों की स्थापना करने का प्रयत्न किया गया। आसियान देशों को इस नीति का केंद्रीय भाग माना गया। आसियान देशों को इस नीति का केंद्रीय भाग माना गया था। इसके अतिरिक्त पूर्व की ओर देखो अभिप्राय आपको पूर्व की ओर देखो अभिप्राय दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के अलावा दक्षिणी कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी बेहतर संबंधों का निर्माण करना है। वर्ष 1992 भारत को आसियान देशों के क्षेत्रीय वार्ताकार सहयोगी का दर्जा दिया गया। साथ ही भारत को व्यापार, निवेश और पर्यटन के क्षेत्र में क्षेत्रीय वार्ताकार का सहयोगी बनाया गया। तब वर्ष 1996 भारत पूर्ण वार्ताकार सहयोगी बन गया। वर्ष 2002 से भारत और आसियान के मध्य भारत आसियान शिखर वार्ता आरंभ हुई। इसमें उल्लेखनीय है कि म्यांमार के आसियान सदस्य बनने के बाद से भारत आसियान के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उल्लेखनीय है कि म्यांमार के आसियान का सदस्य बनने के बाद से भारत आसियान के साथ आपको भूमि सीमा साझा करता है। भारत इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ समुद्री सीमाओं को साझा करता है। अब देखिए आर्थिक सहयोग का मुद्दा यहाँ पर देखिए। अब हम देखिए आर्थिक सहयोग का मुद्दा देखिए, भारत आसियान के मध्य वर्ष 2009 मुक्त व्यापार क्षेत्र का समझौता हुआ, जो दोनों देशों के मध्य बढ़ते आर्थिक संबंधों का प्रमाण है। मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों को लाभ होगा। जिसके कारण निम्नलिखित है। तो मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों को लाभ होगा। दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो
क्योंकि आसियान हल्के विनिर्मित वस्तु का मुख्य निर्यातक है, जबकि भारत सेवा क्षेत्र में निर्यातक है, जबकि भारत सेवा क्षेत्र में निर्यातक है। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान समय में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 64% है। दूसरा आपको पॉइंट देखिए कि भौगोलिक निकटता जिसमें व्यापार में परिवहन का ख- फिर देखिए तीसरा पॉइंट आपके यहाँ पर देखिए क्या कि निकट सांस्कृतिक निकट सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंध भारतीय मूल के लोगों की बड़ी संख्या में रहने के कारण भारतीय वस्तुओं की भारी मांग है। तो इससे भी बढ़कर भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वित्तीय प्रबंधक एवं विशेषज्ञ इन क्षेत्रों में कुशल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। चौथा आप कहें कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से और मुक्त व्यापार से निर्यात की संभावना में वृद्धि होगी। इंडोनेशिया पाँचवा देखिए, इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देशों ने भारत में भारी मात्रा में निवेश किया है। इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देशों ने भारत में भारी मात्रा में निवेश किया है। छठा आपके यहाँ देखिए, भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के मध्य अनेक संयुक्त उद्यम स्थापित किए गए हैं। भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के मध्य आपको अनेक संयुक्त उद्यम स्थापित किए गए। सिंगापुर और थाईलैंड के साथ भारत पहले ही मुक्त व्यापार समझौता संपन्न कर चुका है। तो सातवां पॉइंट देखिए, आप भारत आसियान के मध्य वर्ष 2022 तक $200 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त भारत और म्यांमार के मध्य गैस के आयात के लिए भी समझौता हुआ है, क्योंकि म्यांमार में प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार पाया जाता है। आज आठवां पॉइंट यहाँ देखिए, भारत और आसियान देशों का आर्थिक संबंध दो स्तर पर विद्यमान है। पहला देखिए वियतनाम। तो पहला आपके यहाँ देखिए कंपुचिया तथा लाओस के साथ संबंध जो आसियान के पिछले राष्ट्र हैं। इन क्षेत्रों में भारत आधारभूत संरचना और क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भी संलग्न है। दूसरी श्रेणी में अन्य आसियान देशों के साथ संबंध है। नौवां पॉइंट देखिए, भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संबंध। भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संबंध उप क्षेत्रीय स्तर पर भी कायम है। भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संबंध उप क्षेत्रीय स्तर पर भी कायम है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड सम्मिलित है। जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड सम्मिलित है। महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत वर्ष 2017 तक बिम्स्टेक को मुक्त के रूप में निर्मित करने का निर्णय लिया गया है। मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए 13 मुख्य मुद्दों की पहचान की गई है। अतः बिम्स्टेक दक्षेश और आसियान के मध्य एक सेतु बिम्स्टेक जो है वह दक्षेश और आसियान के मध्य का एक सेतु है। बिम्स्टेक मुक्त व्यापार समझौते में सेवा और निवेश को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। 10वां पॉइंट देखिए, इस समूचे क्षेत्र में आपको आर्थिक सहयोग के द्वारा क्षेत्रीय विकास करने का प्रयत्न किया जाता है। इस क्षेत्र में चीन ने कुनमिंग पहल की है। इस क्षेत्र में चीन ने कुनमिंग पहल की है, जिसके अंतर्गत उसे चीन के युआंग प्रांत, भारत, उत्तर पूर्वी राज्य म्यांमार और बांग्लादेश को मिलाकर क्षेत्रीय सहयोग की पहल की गई है। भारत और आसियान के बीच सहयोग विविध क्षेत्र मानव संसाधन विकास, अंतरिक्ष विज्ञान, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, परिवहन और बुनियादी ढांचे, पर्यटन, संस्कृति, स्वास्थ्य, औषधि सहयोग के मुख्य विषय हैं। आसियान के आंकड़ों के अनुसार कुल व्यापार वर्ष 1993 में $2.9 बिलियन से वर्ष 2017 में $70 बिलियन तक पहुंच गया, जबकि कुल आसियान व्यापार में भारत का हिस्सा वर्ष 1993 में सिर्फ 0.7% से वर्ष 2008 में 2.8% चौगुना होगा, जिससे यह आसियान का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है।
फिर देखिए दक्षिण पूर्व एशिया, देखिए आपको दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के द्वारा परंपरागत रूप में यूरोप और अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों पर बल दिया जाता था। परंतु वर्तमान यूरोप और अमेरिका के बाजार आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, जबकि भारत विश्व के सबसे बड़े बाजारों में से एक बनकर उभर रहा है। जबकि भारत विश्व के सबसे बड़े बाजारों में एक बनकर उभर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था है। जबकि आसियान जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब आसियान, ASEAN, आसियान देश विनिर्मित क्षेत्र उद्योगों में अग्रणी है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था है, जबकि आसियान देशों की अर्थव्यवस्था हल्के विनिर्मित क्षेत्रों उद्योगों में अग्रणी है। इसके अलावा भारत आसियान के बीच मुक्त व्यापार का समझौता हो चुका है। दक्षिण कोरिया के साथ इसके अलावा भारत आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है। कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA किया गया। यह उल्लेखनीय है कि चीन का आसियान के साथ द्विपक्षीय व्यापार $350 बिलियन है, जबकि भारत का आसियान के साथ व्यापार लगभग $60 बिलियन है। भारत द्वारा पूर्व के देशों के साथ आर्थिक संबंध को प्रभावी बनाने में निम्नलिखित बाधाएं आ रही है। पहला आपको देखिए बेहतर आधारभूत संरचनाओं का अभाव। दूसरा आपको देखिए भूमि अधिग्रहण एवं श्रम कानून का कठोर होना। भूमि अधिग्रहण एवं श्रम कानून का कठोर होना। तीसरा आपके यहाँ पर देखिए सरकारी तंत्र के निर्णय की प्रक्रिया अत्यधिक औपचारिक और जटिल है। सरकारी तंत्र के निर्णय की प्रक्रिया अत्यधिक औपचारिक और जटिल है। चौथा आपको देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है और इन्हीं कमियों को वर्तमान सरकार के द्वारा दूर करने की जो पहल की जा रही है, उसे ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया गया है। जिसमें लाओस, म्यांमार, कंबोडिया एवं वियतनाम जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों का सुदृढ़ करने पर बल दिया जा रहा है। जिसमें आपको लाओस, म्यांमार, कंबोडिया एवं वियतनाम जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने पर बल दिया जा रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत व्यापारिक संबंधों को बेहतर करने के सांस्कृतिक कूटनीति पर भी बल दिया गया है। फिर देखिए आपको भविष्य की चुनौतियाँ देखिए भारत और आसियान के द्विपक्षीय व्यापार में देखिए आपके यहाँ पे निर्णायक वृद्धि हुई है, परंतु यह अभी भी आसान रूप नहीं है। किंतु भारत और आसियान का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2017 में $70 बिलियन था, जबकि इसी वर्ष आसियान और चीन के मध्य व्यापार $450 बिलियन था। मतलब कि हमसे कई गुना ज़्यादा है। ये आपको हो गया हमसे 7 गुना ज़्यादा, हमसे 7 नहीं बल्कि 6 गुना ज़्यादा आपको भारत और आसियान के बीच का व्यापार है। देखिए आसियान के लिए आसियान के भारत के निर्यात में तेल, जवाहरात और आभूषण, मांस से तैयार पदार्थ है। आसियान के लिए आपके यहाँ देखिए आसियान के भारत के निर्यात में तेल, जवाहरात और आभूषण, मांस से तैयार पदार्थ, सूती, धागा, कपड़ा, मशीनरी, चावल, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, रसायन इत्यादि है। देखिए आसियान देशों से भारत का आयात में कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक सामग्री, प्राकृतिक रबर, लकड़ी के उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार्बनिक रसायन, खाद्य तेल एवं अन्य उर्वरक इत्यादि शामिल है। देखिए दक्षिण पूर्वी एशियाई राज्य आर्थिक रूप में अभी भी समृद्ध है, लेकिन यहाँ राजनीतिक अस्थिरता भी कायम है। इसलिए विदेश नीति में राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे को अलग अलग किया जाना चाहिए।
फिर आपको आगे यहाँ देखिए आर्थिक मंदी से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। आर्थिक मंदी से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई, क्योंकि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था आपको निर्यात पर आधारित है, क्योंकि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था आपको निर्यात पर आधारित है। इस संकट में भारत को इनकी सकारात्मक सहायता करनी चाहिए। भारत दुनिया के 10 विशाल बड़े बाजारों में से एक है। इसलिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने भी भारत को महत्व दिया। परंतु भारत में अभी भी बेहतर आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। वर्ष 1993 से 2003 की अवधि में भारत आसियान द्विपक्षीय व्यापार 11.22% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा। वर्ष 2003 में भारत आसियान के बीच व्यापार 12.1 बिलियन डॉलर था, जो वर्ष 2008 में बढ़कर 48 बिलियन डॉलर तथा वर्ष 2012 में बढ़कर 79.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। जबकि वर्ष 2013 में कुल व्यापार में कुल व्यापार में गिरावट देखी गई। वर्ष 2017 में भारत आसियान द्विपक्षीय व्यापार 17 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया तथा वर्ष 2022 तक 200 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। अब कनेक्टिविटी देखिए, कनेक्टिविटी में आपको सबसे पहले कनेक्टिविटी जिसे बोलते हैं उसको देखिए यहाँ पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ बेहतर संबंध। देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ बेहतर संचार के कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना का निर्माण किया जाता रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ बेहतर संचार के आपको कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना का निर्माण किया जाता रहा है, जिसके द्वारा कोलकाता पतन और समुद्री मार्ग से म्यांमार के सितवे पतन के सितवे पतन से जोड़ा जाएगा। 539 किलोमीटर जो की लंबाई है। देखिए यहाँ से म्यांमार की कालादान नदी से यहाँ से म्यांमार की कालादान नदी से म्यांमार के पालीतबा तक वस्तु की ढुलाई होगी। यहाँ से म्यांमार की कालादान नदी से म्यांमार के पालीतबा तक वस्तु की ढुलाई होगी 154 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। तो इसी स्थान से मिजोरम राज्य को राजमार्ग से जोड़ा जाएगा 110 जो कि 110 किलोमीटर है। अतः पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश के भारत को केवल बांग्लादेश पर निर्भर नहीं रहना होगा। मुक्त व्यापार को प्रभावी बनाने के बेहतर आधारभूत संरचनाओं और परिवहन सुविधा का विकास होना चाहिए। इस संबंध आपको मोड़ है जो कि मणिपुर में है। मणिपुर में जो है, और तामू जो कि म्यांमार में है, कालेवा जो कि थाईलैंड में मार्ग का निर्माण किया गया और भविष्य में नई दिल्ली और वियतनाम के मध्य रेल मार्ग बिछाने की योजनाएं हैं। देखिए इस समय आपको मोड़ है मणिपुर में है और तामू जो कि म्यांमार में और कालेवा जो कि थाईलैंड में है। इस समय आपको मोड़ है मणिपुर, तामू म्यांमार और कालेवा थाईलैंड में मार्ग का निर्माण किया गया और भविष्य में नई दिल्ली और वियतनाम के मध्य रेल मार्ग बिछाने की योजना है। अब परमाणु मुद्दा न्यूक्लियर इशू देख लीजिए। आसियान देशों ने इस क्षेत्र को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। आसियान देशों ने इस क्षेत्र को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किया, जिसका अभिप्राय है कि आसियान देश परमाणु हथियार प्राप्त नहीं करेंगे तथा इस क्षेत्र में परमाणु पनडुब्बियों का प्रवेश वर्जित होगा और परमाणु हथियारों की तैनाती नहीं होगी। जबकि भारत का वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया, जिसका मूल उद्देश्य परमाणु बम का निर्माण करना था। वर्ष 1998 में भारतीय परमाणु परीक्षण की मलेशिया और थाईलैंड ने आलोचना की, परंतु वियतनाम ने समर्थन किया। वर्ष 1998 में भारतीय परमाणु परीक्षण की मलेशिया और थाईलैंड क्या कि आपको आलोचना की, परंतु वियतनाम ने समर्थन किया। वियतनाम ने तो यहाँ तक कहा कि भारत की परमाणु शक्ति अन्य आक्रामक राज्यों से संभावित हमले से रक्षा करने में समर्थ होगी। वियतनाम ने तो यहाँ तक कहा कि भारत की परमाणु शक्ति अन्य आक्रामक राज्यों से संभावित हमले से रक्षा करने में समर्थ होगी। पोखरण परमाणु परीक्षण के पश्चात भारत ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य क्षेत्र में आधिपत्यवादी नीतियों का प्रयोग करना नहीं, अपितु भारत ने सुरक्षा और क्षेत्रीय बाध्यताओं के कारण ऐसा किया। बाद में आसियान देशों ने भारत की इस पक्ष को स्वीकार किया था। परमाणु मुद्दे को लेकर दोनों के संबंध प्रतिकूल नहीं हुए। बाद में आसियान ने भारत के इस पक्ष को स्वीकार किया था। परमाणु मुद्दे को लेकर दोनों के मध्य प्रतिकूल नहीं हुए। सितंबर 2001 के पश्चात आसियान और भारत के मध्य सामरिक गठजोड़ और प्रभावी हुआ।
सामरिक गठजोड़ और प्रभावी हुआ। फिर आपको दक्षिण पूर्व एशिया भारत में दक्षिण पूर्वी एशियाई भारत में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के परमाणु मुक्त क्षेत्र समझौते पर भी हस्ताक्षर किया था। भारत ने आसियान के साथ सौहार्द और सहयोग के समझौते पर भी हस्ताक्षर किया। अब देखिए सामरिक मुद्दा जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इशूज बोले आपको। देखिए सामरिक मुद्दा मतलब स्ट्रेटेजिक इशूज जिसे बोलते हुए देखिए वर्ष 1994 देखिए वर्ष 1994 को आसियान रीजनल फोरम का गठन किया गया, जिसका मूल उद्देश्य राजनीति और सुरक्षा के समान हितों पर सकारात्मक संवाद एवं परामर्श को बढ़ावा देना है। साथ ही इसके द्वारा आपको एशियाई प्रशांत क्षेत्र में विभिन्न देशों के बीच विश्वास निर्माण के उपाय अपनाए जाएंगे तथा विवादों का कूटनीतिक समाधान किया जाएगा। इसके द्वारा देखिए आपको सुरक्षा के बहुपक्षीय तंत्र का निर्माण किया गया, जो राज्यों के बीच आपसी सहयोग के विकास में सहायक होगा। इस फोरम में भाग लेने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई, दार ए इस्लाम, कंबोडिया, कनाडा, चीन, कोरियाई गणतंत्र, यूरोपीय यूनियन, भारत, लाओस, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, फिलिस्तीन, दक्षिण कोरिया, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा वियतनाम शामिल है। देखिए आसियान देश भारत के निकटवर्ती पड़ोसी है। भारत आसियान के संबंध आर्थिक क्षेत्र के अलावा सामरिक क्षेत्र में भी सुदृढ़ है। भारत आसियान के संबंध आपको आर्थिक क्षेत्र के अलावा सामरिक क्षेत्र में भी सुदृढ़ है। वर्ष 1996 को भारत आसियान क्षेत्रीय संगठन ERF का सदस्य बना। वर्ष 1996 में भारत आसियान क्षेत्रीय संगठन ERF का सदस्य बना। अब देखिए भारत का पड़ोसी देशों के साथ व्यापार देखिए। भारत का पड़ोसी देशों के साथ आपको व्यापार बिलियन डॉलर में जो कि आपको यहाँ पर है। देखिए इंडोनेशिया के साथ आपको भारत का आयात कितना 13 बिलियन डॉलर का है। निर्यात आपको 4 बिलियन डॉलर का आपको है। कुल व्यापार जो आपको 17 बिलियन डॉलर का हुआ। सिंगापुर के साथ भारत का जो आयात है वो आपको 7.1 बिलियन डॉलर का है, जबकि आपको जो निर्यात है वो आपको 9.6 बिलियन डॉलर का आपको है। कुल आपको 16.7 बिलियन कुल व्यापार जो आपको 16.7 बिलियन डॉलर हुआ। मलेशिया के साथ आपको भारत का व्यापार आपको 7.72 बिलियन डॉलर का आपको मलेशिया के साथ भारत का जो आयात है वो आपको 7.72 बिलियन डॉलर का आपको है, जबकि निर्यात जो आपको मलेशिया के साथ जो भारत का निर्यात है वो आपको 4 बिलियन डॉलर का है, और कुल इस तरह से आपको 12.8 बिलियन डॉलर आपको हुआ कुल व्यापार। थाईलैंड के साथ जो भारत का आयात है वो आपको कितना 5.3 बिलियन डॉलर है, जबकि आपको निर्यात जो भारत का थाईलैंड के साथ है वो आपको 3 बिलियन डॉलर का है, यानी कुल आपको 8.3 बिलियन डॉलर आपको हुआ। वियतनाम के साथ जो भारत का आयात है वो आपको 0.80 बिलियन डॉलर का है, और जबकि आपको निर्यात वियतनाम के साथ जो भारत का निर्यात है वो आपको 2.2 बिलियन डॉलर का आपको है। इस पर कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको 3 बिलियन डॉलर कुल व्यापार आपको हुआ। फिलीपींस के साथ भारत का जो आयात है वो आपको 0.50 बिलियन डॉलर का आपको है, जबकि आपको निर्यात जो फिलीपींस के साथ भारत का आपको 1.5 बिलियन डॉलर का है। उसके बाद कुल व्यापार इस तरह से आपको कुल व्यापार जब आपको 2 बिलियन डॉलर का आपको हुआ। अब देखिए म्यांमार के साथ भारत का जो आयात है वो 0.34 बिलियन डॉलर का है, जबकि निर्यात जो भारत के साथ म्यांमार का आपको वो आपको भारत के जो म्यांमार के साथ आपको निर्यात हुआ आपको 0.46 बिलियन डॉलर का है। इस प्रकार कुल व्यापार जो आपको 0.80 आपको हुआ। ये स्रोत जो आपको विश्व बैंक के साथ आपको यहाँ पर है। तो फिर आपको देखिए आपको सैन्य संबंध थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए सैन्य भारत आसियान के द्वारा संयुक्त रूप से हिंद महासागर मलाक्का जल संधि देखिए हिंद महासागर मलाक्का जल संधि की सुरक्षा की जा रही है। भारत सिंगापुर और इंडोनेशिया के मध्य आपको नौसैनिक अभ्यास भी हुए। आसियान क्षेत्र में देखिए आसियान क्षेत्र आपको चीन के महाशक्ति के रूप में उभरने से इस क्षेत्र का सामरिक समीकरण परिवर्तित हो रहा है। भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ सामरिक संबंधों का प्रभावी विकास हुआ है। भारत सिंगापुर के साथ प्रतिवर्ष सैन्य अभ्यास होता है। वर्ष 2005 में भारत सिंगापुर के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। सिंगापुर की सेनाओं के तीनों अंगों को प्रशिक्षण भारत द्वारा दिया गया। सिंगापुर की सेनाओं के तीनों अंगों को प्रशिक्षण भारत द्वारा दिया जाता है। ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला सिंगापुर एकमात्र देश। सिंगापुर द्वारा अपने वर्ष 1993 भारत ने मलेशिया के पायलटों को विमान उड़ाने के प्रशिक्षण का समझौता किया। वर्ष 1993 में भारत ने मलेशिया के पायलटों को विमान उड़ाने के प्रशिक्षण का समझौता किया। वर्ष 2001 में भारत एवं इंडोनेशिया के बीच सैन्य समझौता था। थाईलैंड के साथ भी वर्ष 2005 आपको नौसैनिक अभ्यास का समझौता और म्यांमार के साथ भी भारत का सैन्य अभ्यास जारी है। मलाक्का जल संधि का भी दोनों देशों के अत्यधिक महत्व है,
क्योंकि दुनिया के समूचे व्यापार का 40% भाग मलाक्का जल संधि से होकर गुजरता है। क्योंकि दुनिया के समूचे व्यापार का 40% भाग मलाक्का संधि से होकर गुजरता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि से 1400 किलोमीटर दूर है। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के अत्यधिक निकट है। इससे भारत ने पोर्ट ब्लेयर में तीनों सेनाओं की स्थापना की। कमान की स्थापना की। इस क्षेत्र में भारत की स्थिति अत्यधिक बेहतर है, क्योंकि भारत ने कभी भी हस्तक्षेपवादी नीति का समर्थन नहीं किया। भारत के साथ इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार के साथ सीमा निर्धारण किया जा चुका है। निर्धारण किया जा चुका है। जबकि दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन और दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों के बीच विवाद कायम है, तथा आसियान देशों का भी आपस में सीमा विवाद है। अब दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया चीन एवं दक्षिण पूर्व एशिया चीन एवं दक्षिण पूर्व एशिया देखिए यहाँ पर। देखिए स्प्रोट्रे द्वीप को लेकर अभी भी चीन और आसियान के मध्य विवाद कायम है। चीन द्वारा किए गए प्रभावी सैन्य आधुनिकीकरण तथा उसकी म्यांमार और हिंद महासागर में बढ़ती उपस्थिति कारण आसियान देश चीन को प्रतिशोधित करने के भारत का समर्थन कर चाहते हैं। चीन आपको फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया जैसे देशों को आर्थिक सहायता के द्वारा अपने पक्ष में किया जा रहा है, और चीन सिंगापुर को बुलेट ट्रेन से जोड़ने का कार्य कर रहा है। चीन का आसियान देशों के साथ लगभग $450 बिलियन का व्यापार भी है। फिर देखिए आपके यहाँ पर देखिए अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया देखिए। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र परंपरागत रूप में अमेरिकी प्रभाव वाला क्षेत्र माना। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र जो आपको है वह परंपरागत रूप में आपको अमेरिकी प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है, परंतु चीन के शक्तिशाली उभार के कारण अमेरिका के प्रभाव में निर्णायक कमी आ रही है, और चीन का बढ़ता प्रभाव भारत एवं अमेरिका दोनों के हितों के लिए एक सारी चुनौती है। देखिए दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र परंपरागत रूप में अमेरिका प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है, परंतु चीन के शक्तिशाली उभार के कारण अमेरिका के प्रभाव में निर्णायक कमी आ रही है, और चीन का बढ़ता प्रभाव भारत एवं अमेरिका दोनों के हितों के लिए एक सारी चुनौती है। इसलिए हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की सक्रिय पहुंच के विरुद्ध भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर बल दे रहा है। अब देखिए आतंकवाद का मुकाबला करने के भारत आसियान के मध्य प्रभावी सहयोग हो रहा है, और आसियान में अबू सैयद मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट जैसे संगठनों का अल-कायदा के साथ संबंध। इंडोनेशिया को जिम्मा इस्लामिया भी अल-कायदा से प्रेरित है। आपको इंडोनेशिया का मजलिस मुजाहिदीन आतंकवादी गतिविधियों में अत्यधिक सक्रिय है। वर्ष 2002 में आपको बाली बम विस्फोट, वर्ष 2002 में आपको बाली बम विस्फोट, वर्ष 2003 और वर्ष 2009 में मेरिट होटल में बम विस्फोट, वर्ष 2004 में जकार्ता में ऑस्ट्रेलिया दूतावास के समक्ष विस्फोट आतंकवादी गतिविधियों की सक्रियता का स्पष्ट प्रमाण है। भारत में लश्कर-ए-तैयबा, हरकत-उल-जिहाद इस्लामी जैसे संगठन आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय है। भारत पिछले 3 दशकों से आतंकवाद से पीड़ित राष्ट्र है। वर्ष 2001 का भारतीय संसद पर हमला, वर्ष 2008 के मुंबई के ताज होटल में बम विस्फोट आतंकवादियों की विनाशकारी क्षमता का उदाहरण है। इससे भारत आसियान के मध्य आतंकवाद को रोकने हेतु सूचना का आदान-प्रदान, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते लागू करना, और आसियान देशों में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 1373, 1267 और 1390 को दृढ़ता से लागू करने का निर्णय लिया गया, जो आतंकवाद को रोकने हेतु है। अब देखिए आपको आंतरिक सुरक्षा भी यहाँ देख लीजिए। आंतरिक सुरक्षा में आपको यहाँ देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में कार्य करने वाले अनेक उग्रवादी संगठन म्यांमार एवं थाईलैंड में शरण लेते हैं, इस सीमा से होकर हथियार की अवैध तस्करी एवं नस्ली दवाओं के अवैध व्यापार भी करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय उल्फा NSCN के कार्यकर्ता इन देशों से रहकर भारत के विरुद्ध सुरक्षा चुनौती उत्पन्न करते हैं। आसियान देश भारत के निकटवर्ती देखिए आसियान देश भारत के निकटवर्ती पड़ोसी उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ भारत की 1400 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
में वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत संरचना के विकास पर बल दिया जा रहा है। भारत की पूर्वोत्तर राज्य भूमि देखिए, भारत की पूर्वोत्तर राज्य भूमि आबद राज्य है। भारत की पूर्वोत्तर राज्य भूमि आबद राज्य है। भारत की पूर्वोत्तर राज्य भूमि आबद राज्य है और आसियान के साथ सड़क संपर्क के द्वारा इसके विकास गुवाहाटी को अब दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध निर्मित करने का प्रवेश द्वार माना जा रहा है। इसलिए गुवाहाटी को अब दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध निर्मित करने का प्रवेश द्वार माना जा रहा है। अब देखिए आपको एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसको हम अंग्रेजी में एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी बोलते हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी यहाँ देखिए, एक्ट ईस्ट नीति यहाँ पे देखिए एक्ट ईस्ट नीति मतलब एक्ट ईस्ट पॉलिसी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आपको लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति के रूप में परिवर्तित किया गया, जिसके अंतर्गत आपको पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत संरचना के विकास पर अत्यधिक बल दिया गया। उड़ान योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। असम में भूटान देखिए, असम में भूटान एवं अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। असम में भूटान एवं अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की कनेक्टिविटी के लिए संचालित कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को वर्ष 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा मणिपुर और म्यांमार के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के नए पुल बनाए जा रहे हैं तथा सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। इस नीति के अंतर्गत पूर्व के देशों के साथ सैन्य संबंधों को भी बेहतर बनाने पर बल दिया जा रहा है और वियतनाम को सैनिक सहायता देने का प्रस्ताव किया गया था। सिंगापुर के साथ लॉजिस्टिक सहयोग का समझौता किया गया, जिससे भारतीय नौसैनिक जहाज सिंगापुर में रुक सकेंगे। वर्तमान में भारत के व्यापार इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर एवं थाईलैंड के साथ सीमित है। वर्तमान में भारत के व्यापार आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर एवं थाईलैंड के साथ सीमित है, जिसे बढ़ाकर आपको वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार के साथ बढ़ाया जाएगा, जिनके साथ व्यापार अपेक्षा से कम है। पूर्वी क्षेत्रों में भारत का सांस्कृतिक इस क्षेत्र में सॉफ्ट पावर के माध्यम से अब देखिए आसियान के निर्माण की पृष्ठभूमि देखिए, तो कि इंडोनेशिया में सुहार्तों का सत्ता में आना। दूसरा देखिए चीन में साम्यवाद की स्थापना और साम्यवाद के प्रसार का भय। तीसरा देखिए इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य विवादों की समाप्ति। इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य विवादों की समाप्ति। चौथा आपको देखिए आसियान के निर्माण देखिए, चौथा आपको यहाँ देखिए आसियान के निर्माण का मूल उद्देश्य साम्यवाद के प्रसार को प्रतिबंधित करना था, क्योंकि इसमें सभी सदस्य देश अमेरिका के मित्र थे। आसियान के निर्माण का देखिए आपको यहाँ पर आसियान के निर्माण का मूल उद्देश्य देखिए, आसियान के निर्माण का मूल उद्देश्य जो आपके यहाँ पर देखिए, आसियान के निर्माण का मूल उद्देश्य साम्यवाद के प्रसार को प्रतिबंधित करना था, क्योंकि इसमें सभी सदस्य देश अमेरिका के मित्र थे। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए चीन का 5वां पॉइंट आपको देखिए, चीन के विरोध के कारण बर्मा और कंपुचिया ने इस संगठन की सदस्यता नहीं ली। क्योंकि आसियान का उद्देश्य परोक्ष रूप में साम्यवादी चीन के प्रसार को नियंत्रित करना था। देखिए चीन के विरोध के कारण बर्मा और कंपुचिया ने इस संगठन की सदस्यता नहीं ली, क्योंकि आसियान का उद्देश्य परोक्ष रूप में साम्यवादी चीन के प्रसार को नियंत्रित करना था। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। आसियान के संस्थापक सदस्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एवं फिलीपींस थे। वर्ष 1984 में ब्रुनेई, वर्ष 1995 में वियतनाम, वर्ष 1997 में म्यांमार, लाओस, वर्ष 1999 को कंबोडिया सदस्य बना। औपचारिक रूप में आपको आसियान के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए, जिसमें पहला देखिए क्षेत्र में आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास। क्षेत्र में आपको आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास। दूसरा देखिए क्षेत्रीय स्थायित्व और शांति में वृद्धि। तीसरा आपको यहाँ पर क्षेत्रीय स्थायित्व और शांति में वृद्धि आपको दूसरा हुआ। तीसरा आपका यहाँ देखिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में समान हितों के मुद्दे पर पारस्परिक सहायता और सक्रिय सहयोग है आपको यहाँ पर। तीसरा आपका देखिए आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में आपको समान हितों के मुद्दे पर पारस्परिक सहायता और सक्रिय सहयोग। चौथा आपको यहाँ देखिए शैक्षिक
शैक्षिक तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान में एक दूसरे की सहायता। शैक्षिक तकनीकी, देखिए आपको शैक्षिक तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान में एक दूसरे की सहायता। फिर आपको देखिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के अध्ययन को बढ़ावा देना, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के अध्ययन को बढ़ावा देना। फिर आपको पाँचवा पॉइंट आपके यहाँ पर देखिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के अध्ययन को बढ़ावा देना, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के पाँचवा पॉइंट आपके यहाँ देखिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के अध्ययन को बढ़ावा देना। छठा आपका कृषि और उद्योग तथा व्यापार को बढ़ावा देना और परस्पर सहयोग करना। कृषि और उद्योग, देखिए कृषि और उद्योग तथा व्यापार को बढ़ावा देना और परस्पर सहयोग करना। सातवां आपको देखिए समान उद्देश्यों के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन में लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देना। समान उद्देश्यों के लिए आपको वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों में लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देना। समान उद्देश्यों को वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों में लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देना। अब देखिए आसियान की संरचना यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट देखिए आसियान का सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय मंत्रिस्तरीय बैठक है। देखिए आसियान का सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय मंत्रिस्तरीय बैठक है जिसमें हर सदस्य देश के विदेश मंत्री भाग लेते हैं और चक्रीय रूप में वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है। दूसरा देखिए स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आवश्यकता पड़ने पर बुलाई जाती है और स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आयोजक राष्ट्र का विदेश मंत्री और अन्य देशों के राजदूत सम्मिलित होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आपको आवश्यकता पड़ने पर बुलाई जाती है और स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आयोजक राष्ट्र का विदेश मंत्री और अन्य देशों के राजदूत सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक अस्थायी और अस्थायी समितियों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त आपको अनेक अस्थायी और अस्थायी समितियों का निर्माण किया गया जो विभिन्न निर्णयों को लागू करती हैं। जकार्ता में आपको चौथा जकार्ता में आपको आसियान एक अस्थायी सचिवालय, जकार्ता में आसियान का एक अस्थायी सचिवालय भी है जिसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। यह विकासशील देशों का सबसे बेहतर क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। वर्तमान समय आपको आसियान चार्टर का निर्माण 14वीं आसियान बैठक वर्ष 2009 के दौरान हुआ जिसे लोगों के चार्टर के नाम से जाना गया क्योंकि इसमें आसियान के विकास को लोगों के विकास से संबंधित करने का प्रयत्न किया गया। सभी लोगों की भलाई और कल्याण आसियान का मूल उद्देश्य है। वर्ष 2011 के आसियान समय एक समुदाय एक लक्ष्य का नारा दिया गया। वर्ष 2011 के आपको आसियान सम्मेलन में आपको एक समुदाय एक लक्ष्य का नारा दिया गया। इसके पूर्व वर्ष 2003 के 22 सम्मेलन के द्वारा आसियान में एक नई उपलब्धि प्राप्त हुई और आसियान घोषणा पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित 3 समुदाय की स्थापना हुई जिसमें पहला देखिए आसियान आर्थिक समुदाय पहला, दूसरा आपको देखिए आसियान सुरक्षा समुदाय, तीसरा आपको आसियान सांस्कृतिक समुदाय। देखिए आपको पर आपके यहाँ क्या इसके पूर्व आपको वर्ष 2003 में आपको 22 सम्मेलन तो आपको आसियान में एक नई उपलब्धि प्राप्त हुई और आसियान घोषणा पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित 3 समुदाय की स्थापना हुई जिसमें पर आपको आसियान आर्थिक समुदाय, दूसरा आपको आसियान सुरक्षा समुदाय, तीसरा आपको आसियान सांस्कृतिक समुदाय। अब देखिए आपको आसियान क्षेत्रीय फोरम यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आगे है आपको आसियान क्षेत्रीय फोरम देखिए वर्ष 1994 को आसियान क्षेत्रीय फोरम ARF की स्थापना हुई। वर्ष 1994 को आसियान क्षेत्रीय फोरम ARF की स्थापना हुई जिसका मूल उद्देश्य इस क्षेत्र को विश्वास निर्माण में वृद्धि करना है। आसियान क्षेत्रीय फोरम जिसको हम ARF बोलते हैं, आसियान क्षेत्रीय फोरम ARF में 10 आसियान देशों के अलावा अमेरिका, चीन, EU मतलब यूरोपीय यूनियन, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं भारत महत्वपूर्ण सदस्य है। आसियान प्लस 3 में देखिए इसकी स्थापना वर्ष 1997 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आए आर्थिक संकट के बाद की गई। इसमें आसियान देशों के अलावा कुछ चीन, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल है। अब देखिए आसियान समय 2016 देखिए यहाँ पर यह समय आपको 6 से 8 सितंबर 2016 को वियतनाम की राजधानी लाओस में संपन्न हुआ। यह संयुक्त रूप में आपको आसियान का 28वां एवं 29वां सम्मेलन था। इसी समय भारत एवं आसियान के मध्य आपको 14वां शिखर सम्मेलन था। 11वां पूर्वी एशियाई सम्मेलन भी संपन्न हुआ।
इस सम्मेलन की थीम थी, देखिए इस सम्मेलन की आपको थीम थी टर्निंग विजन इनटू रियलिटी फॉर ए डायनामिक आसियान कम्युनिटी। इस सम्मेलन की आपको थीम थी टर्निंग विजन इनटू रियलिटी फॉर डायनामिक आसियान कम्युनिटी। इस समय आपको भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया। देखिए इस समय आपको भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया। सम्मेलन में आपको सदस्य देशों ने आसियान कम्युनिटी विजन 2025 को लागू करने पर चर्चा की तथा आसियान के बाह्य सहयोगियों से संबंध बढ़ाने पर बल दिया। इस सदस्य देशों आपको आसियान एकीकरण कार्य योजना 3 को स्वीकार किया। सदस्य देशों ने आसियान एकीकरण कार्य योजना 3 को स्वीकार किया। सदस्य देशों ने एक आसियान एक अनुक्रिया घोषणा पत्र सदस्य देशों ने आपको एक आसान एक अनुक्रिया घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत प्राकृतिक आपदाओं पर एक साथ सहयोग किया जा सके। आसियान देशों ने आपको वार्ता भागीदार देशों तथा अन्य बाह्य सहयोगियों आसियान+3 से संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। आसियान देशों को वार्ता भागीदार देशों तथा अन्य बाह्य सहयोगी मतलब आसियान+3 और आसियान+1 से संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत आसियान सम्मेलन आतंकवाद के बाह्य निर्यात पर चिंता प्रकट की। आप देखिए दक्षिण चीन सागर विवाद यहाँ देखिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में आने वाले दिनों व्यापार में वृद्धि होने की अधिक संभावनाएं आपको है। प्रशांत महासागर में एशिया प्रशांत क्षेत्र में आने वाले दिनों व्यापार में वृद्धि होने की सबसे अधिक संभावना है। ये आपको दक्षिण चीन सागर जो आपके यहाँ प्रशांत महासागर में स्थित है। दुनिया के व्यापार का बहुत बड़ा भाग इस क्षेत्र में स्थित है, जो कि 70% है। गैस और तेल के बड़े भंडार होने की संभावना है। यहाँ एक द्वीपों की श्रृंखला है, लेकिन मानवीय बस्ती नहीं है। अब देखिए विवाद क्या है। चीन और आसियान देशों के बीच विवाद है। आसियान देशों में आपको वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई के बीच विवाद विद्यमान है। आसियान देशों को वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई के बीच विवाद आपको वर्तमान में है। एस्पोर्ट्रे और पारसा दो सबसे बड़े द्वीप है। वर्तमान समय में सभी द्वीपों के 80% भाग पर चीन का नियंत्रण है। वर्तमान समय आपको सभी द्वीपों का 80% भाग पर चीन का नियंत्रण है। फिर देखिए आपको भारत के हित एवं विवाद देखिए। यहाँ पे देखिए भारत के हित एवं विवाद देखिए। भारत और वियतनाम पुराने मित्र है। भारत और वियतनाम के बीच दक्षिणी चीन सागर में भारत और वियतनाम के बीच आपको दक्षिणी चीन सागर में गैस के उत्खनन और उत्पादन के लिए समझौता हुआ। भारत और वियतनाम के बीच दक्षिणी चीन सागर में गैस के उत्खनन और उत्पादन के लिए समझौता हुआ। यह समझौता आपको ओएनजीसी विदेश निगम ने यह समझौता आपको भारत का एक जलपोत INS ऐरावत दक्षिणी चीन सागर में पहुंचा, जिसके विरुद्ध चीन ने आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त की और चीन ने भारत को वापस जाने की धमकी दी। इसी समझौते के अंतर्गत भारत का एक जलपोत INS ऐरावत दक्षिणी चीन सागर में पहुंचा, जिसके विरुद्ध चीन ने आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त की और चीन ने भारत को वापस जाने की धमकी दी। भारत के अनुसार भारत और वियतनाम के बीच समझौता तथा भारत की दक्षिणी चीन सागर में उपस्थिति केवल व्यापारिक उद्देश्यों के लिए है। भारत के अनुसार भारत और वियतनाम के बीच समझौता तथा भारत दक्षिणी चीन सागर में उपस्थिति केवल व्यापारिक उद्देश्यों के लिए है। अब देखिए ASEAN+1 देखिए आपको आसियान के साथ निम्नलिखित देशों का अलग अलग सहयोग हो रहा है। जैसे पहले आपको देखिए आसियान और चीन मतलब ASEAN+1 में आपको देखिए ASEAN+ चीन है, ASEAN+ भारत है, ASEAN+ जापान है, ASEAN+ दक्षिण कोरिया है और ASEAN+ अमेरिका है। फिर आपको आगे के आपके यहाँ देखिए आपको देखिए ASEAN+6 देखिए। इसमें देखिए ASEAN+6 आपको ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड एवं दक्षिण कोरिया जिनके साथ मुक्त व्यापार समझौता आसियान के साथ हुआ है। भारत आसियान का 5वां शिखर सम्मेलन 10 से 14 नवंबर के बीच फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ। 10 से 12 दिसंबर 2017 के मध्य नई दिल्ली में आसियान भारत कनेक्टिविटी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी थीम आपको पावरिंग डिजिटल एंड फिजिकल लिंकेज फॉर एशिया इन द 21st सेंचुरी रखी गई। भारत आसियान सहयोग की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत आसियान देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों को भारत के 69वें
संबंध यहाँ पर देखिए। सिंगापुर वर्ष 1965 में आपको मलेशिया राज्य बना और वर्ष 1967 में सिंगापुर आसियान और वर्ष 1967 में सिंगापुर आसियान का सदस्य बन गया। जबकि भारत के द्वारा इस दौरान अब कूटनिरपेक्ष विदेश नीति अपनाई गई, इसलिए भारत में आसियान के साथ निकट संबंध नहीं बनाया, क्योंकि आसियान अमेरिका जबकि भारत के संबंध सोवियत संघ के साथ थे आपको सोवियत संघ के साथ थे। वर्ष 1991 को सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध का शक्ति समीकरण परिवर्तित हो गया और भारत और सिंगापुर के बीच मधुर एवं मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास हुआ। अब देखिए आर्थिक संबंध यहाँ देखिए सिंगापुर विकासशील देशों के समान है। सिंगापुर में बड़ी संख्या में साथ मित्रतापूर्ण एवं मधुर संबंधों का विशेष महत्व है। वर्तमान एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत सिंगापुर के साथ बेहतर संबंध बनाने पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। सिंगापुर आपको देखिए सिंगापुर आसियान देशों में भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार है और वैश्विक स्तर पर विदेशी निवेश का भी एक बड़ा स्रोत है। सिंगापुर पहला ऐसा राज्य है जिसके साथ भारत ने समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता CEPA पर हस्ताक्षर किया। सिंगापुर पहला ऐसा राज्य है जिसके साथ भारत ने समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता CEPA पर हस्ताक्षर किया है। सिंगापुर को भारत के आसियान का प्राकृतिक सहयोगी सिंगापुर को भारत के लिए आसियान का प्राकृतिक सहयोगी कहा जाता है तथा दोनों देशों के बीच पिछले एक दशक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार $4.2 बिलियन से बढ़कर लगभग वर्ष 2017 को $23 बिलियन हो गया। अब आपको सामरिक संबंध भी देख लीजिए। देखिए भारत और सिंगापुर के बीच सैन्य सहयोग भी अत्यधिक बेहतर है। दोनों देशों के बीच आपको बायोनिक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र सैनिक अभ्यास किया गया था। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध भी अत्यधिक बेहतर है। वर्ष 2005 में पूर्वी एशियाई सम्मेलन आरंभ हुआ। वर्ष 2005 में पूर्वी एशियाई सम्मेलन आरंभिक रूप में चीन के द्वारा भारत की पूर्वी एशियाई सम्मेलन में सदस्यता का विरोध किया गया। सिंगापुर के सहयोग से वर्ष 1965 को दोनों देशों के बीच राजनीतिक समझौता किया दिशा होगी एवं भारतीय नौसैनिक जहाजों को सिंगापुर के नौसैनिक पत्तनों पर लॉजिस्टिक सुविधा प्रदान की जाएगी। अतः अमेरिका के बाद भारत का यह लॉजिस्टिक सहयोग का दूसरा समझौता है। अब के डायस्पोरा देखिए सिंगापुर में लगभग 2.5 लाख भारतीय मूल के लोगों का निवास है, जिसमें ज़्यादातर तमिल मूल के लोग हैं। भारतीयों की संख्या सिंगापुर की कुल आबादी के लगभग 7%। भारतीयों की संख्या सिंगापुर की कुल आबादी के लगभग 7% है और सिंगापुर में भारतीय व्यापार राजनीति एवं प्रशासन व्यापार राजनीति एवं प्रशासन सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली है। अब के भारत इंडोनेशिया संबंध भी देख लीजिए। देखिए सांस्कृतिक संबंध पर देखिए यहाँ पर इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश था। विश्व की सबसे बड़ी इस्लामी जनसंख्या वाला देश है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश तथा विश्व की सबसे बड़ी इस्लामी जनसंख्या वाला देश है। भारत इंडोनेशिया के बीच के संबंध वर्ष 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन जितने पुराने हैं। इंडोनेशिया में भारत के प्रसिद्ध पुराने ग्रंथ महाभारत और रामायण का प्रभाव विद्वान है, अतः सांस्कृतिक संबंध अत्यधिक प्राचीन है।
अतः सांस्कृतिक संबंध आपका अत्यंत प्राचीन है। आप देखिए आर्थिक संबंध देखिए भारत इंडोनेशिया के बीच में देखिए वर्तमान दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों पर मुख्य बल दिया जा रहा है। इंडोनेशिया विश्व की उभरती विश्व अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इंडोनेशिया आसियान में भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इंडोनेशिया आसियान में भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार है तथा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $20 बिलियन के ऊपर पहुंच गया है और सामरिक सहयोग का समझौता हो चुका है। दोनों देशों की समुद्री सीमा निकट है और भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंडोनेशिया के निकट है और भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंडोनेशिया के निकट है। अतः हिंद महासागर में दोनों देश एक दूसरे के निकटवर्ती पड़ोसी हैं। वर्ष 2004 के सुनामी से इंडोनेशिया और भारत दोनों देश प्रभावित हुए। अब के सामरिक यहाँ पर देखिए वर्तमान समय आपको भारत इंडोनेशिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक संबंधों तक बढ़ाने का इच्छुक है। हिंद महासागर में समुद्री संचार मार्गों पर इंडोनेशिया का प्रभाव है। मलक्का सुंडा और लोम्बोक संधि इंडोनेशिया के निकट है। लोम्बोक संधि इंडोनेशिया के निकट तथा इन्हीं मार्गों से होकर चीन जापान के लिए जाने वाले समुद्री जहाज गुजरते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र आपको सहयोग एवं आतंकवाद के संबंध में सहयोग के साथ साथ दोनों देशों के बीच मिलन नामक सैनिक अभ्यास की प्रतिवर्ष आयोजित होता है। इंडोनेशिया में वर्ष 1996 से लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हो चुकी है। इंडोनेशिया के लिए वैश्विक आतंकवाद एक नवीन खतरा है तथा भारत सीमा पर आतंकवाद से पिछले 3 दशकों से त्रस्त है। अब के भारत और थाईलैंड यहाँ पर संबंध देखिए, भारत और थाईलैंड का भी संबंध देख लीजिए। थाईलैंड वर्ष 1945 के बाद अमेरिका द्वारा निर्मित सैनिक संगठन का सदस्य बन गया। थाईलैंड वर्ष 1945 के बाद अमेरिका द्वारा निर्मित सैनिक संगठन का सदस्य बन गया, जबकि भारत के द्वारा गुटनिरपेक्ष विदेश नीति अपनाई गई। इससे दोनों देशों के बीच निकटता नहीं बन सकी। थाईलैंड के द्वारा उदारवादी आर्थिक प्रणाली अपनाई गई, जबकि भारत द्वारा समाजवादी आर्थिक प्रणाली अपनाई गई थी। इसे शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच दूरी बनी रही। वर्ष 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत और थाईलैंड के बीच नवीन संबंधों की स्थापना हुई। अब आर्थिक संबंध यहाँ आप देखिए, भारत के द्वारा उदारीकरण आर्थिक प्रणाली अपनाई तथा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों पर महत्वपूर्ण बल दिया गया। थाईलैंड के साथ संबंध देखिए, थाईलैंड के साथ संबंध भारत की पूर्व की ओर देखो नीति का भाग है। थाईलैंड के द्वारा भारत में बड़ा निवेश किया जा रहा है। वर्ष 2016 को थाईलैंड ने भारत में $68 बिलियन का निवेश किया था और दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय व्यापार भारत और थाईलैंड के बीच का द्विपक्षीय व्यापार $7.7 बिलियन से अधिक एवं दोनों के देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता भी संपन्न हो चुका है। वर्तमान में भारत और थाईलैंड को राजमार्ग से जोड़ा जा रहा है जो म्यांमार से होकर जाएगा। वर्तमान में भारत और थाईलैंड को राजमार्ग से जोड़ा जाएगा जो म्यांमार से होकर जाएगा। इस राजमार्ग से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को प्रभावी रूप में लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अभी तक केवल 8 देश जिसमें आपको सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, लाओस, दार ए सलाम इस राजमार्ग से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को प्रभावी रूप में लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अभी तक केवल 8 देश जिसमें सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, लाओस, दार ए सलाम, थाईलैंड और म्यांमार ने ही मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है। और भारत और थाईलैंड के बीच देखिए, भारत और थाईलैंड के बीच का सहयोग बिम्स्टेक और आसियान के मंच पर भी है। भारत और थाईलैंड के बीच का सहयोग आपको बिम्स्टेक और आसियान के मंच पर भी है। अब के सामरिक रूप में देखिए, भारत ने थाईलैंड को म्यांमार के रास्ते जोड़ने की योजना का निर्माण किया था। भारत और थाईलैंड के बीच सामरिक और रक्षा सहयोग भी किया जा रहा है। दोनों देशों ने सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्यदल का निर्माण किया है। भारत और थाईलैंड के बीच वर्ष 2013 में प्रत्यर्पण का समझौता भी हो चुका है। भारत और थाईलैंड के बीच वर्ष 2013 में प्रत्यर्पण का समझौता भी हो चुका है। भारत और थाईलैंड दोनों देश आतंकवाद से प्रभावित इसे थाईलैंड में रह रहे उत्तर पूर्वी राज्यों के उग्रवादी संगठनों के लोगों के प्रत्यर्पण में सहायता मिलेगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित संगठन थाईलैंड में जाकर निवास करते थे और लोगों के बीच आदान प्रदान, पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट के संबंध सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। भारत और थाईलैंड के बीच बौद्ध धर्म का साझा सांस्कृतिक महत्व विद्वान, इससे दोनों देशों के बीच छात्रों का आदान प्रदान का समझौता किया गया है। सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी समझौता किया गया। यह निर्णय किया गया है कि लोगों की आपसी सहभागिता को भारत थाईलैंड संबंधों का मूल आधार बनाया जाएगा। भारत और थाईलैंड के बीच सुरक्षा एवं सामरिक संबंधों की स्थापना पर प्रमुख बल दिया जा रहा है और वर्तमान में दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को सामरिक रूप में परिवर्तित किया जा रहा है।
फिर आपको देखिए भारत और वियतनाम संबंध यहाँ पे देखिए, आप यहाँ की मांग की और फ्रांसीसी शासन द्वारा वियतनाम छोड़ने की घोषणा की गई। परंतु वियतनाम में समाजवाद के प्रभावी होने के भय कारण अमेरिका के द्वारा वर्ष 1954 अमेरिकी सेनाएं भेजी गई। वियतनामियों के द्वारा अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध संघर्ष और वियतनाम की इस संघर्ष में भारत और वियतनाम का समर्थन किया गया। वियतनाम और सोवियत संघ, देखिए वियतनाम और सोवियत संघ के बीच मित्रतापूर्ण संबंध विद्यमान थे। वियतनाम और सोवियत संघ के बीच मित्रतापूर्ण संबंध विद्यमान थे तथा भारत और सोवियत संघ के बीच शांति मित्रता की संधि को वर्ष 1971 में संपन्न किया गया। वर्ष 1971 में देखिए वर्ष और चीन के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया और दोनों समाजवादी देश अलग अलग हो गए। वियतनाम के द्वारा सोवियत सोवियत संघ का समर्थन किया गया और चीन की आलोचना की गई। इससे वियतनाम एवं चीन के बीच संबंध प्रतिकूल हो गए। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया और दोनों देशों के बीच संबंध में शत्रुतापूर्ण हो गए। इससे भारत वियतनाम के बीच सहयोग और बेहतर हो गया। वियतनाम से वर्ष 1975 में अमेरिकी सेनाएं वापस लौट कर वियतनाम में समाजवादी शासन की स्थापना हुई और वियतनाम के समाजवादी शासन के विरुद्ध चीन एवं थाईलैंड के द्वारा कंबोडिया में पोल पोट के शासन का समर्थन किया गया। अब यहाँ देखिए वियतनाम से वर्ष 1975 में अमेरिकी सेनाएं वापस लौट के और वियतनाम में समाजवादी शासन की स्थापना हुई और वियतनाम के समाजवादी शासन के विरुद्ध में चीन एवं थाईलैंड के द्वारा कंबोडिया में पोल पोट के शासन का समर्थन किया गया। कंबोडिया में पोल पोट और हैंग सामरिंग के बीच संघर्ष चल रहा था। कंबोडिया में पोल पोट और हैंग सामरिंग के बीच संघर्ष चल रहा था। दोनों शासन पर अपना नियंत्रण बनाना चाहते थे। पोल पोट का समर्थन अमेरिका, चीन, थाईलैंड और आसियान के द्वारा किया गया, जबकि हैंग सामरिंग का समर्थन आपको सोवियत संघ एवं भारत द्वारा किया गया। वियतनाम के द्वारा कंबोडिया में सैनिक हस्तक्षेप किया गया, जिसके विरुद्ध चीन ने वियतनाम पर वर्ष 1979 में हमला कर दिया। देखिए वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटनवाद शीत युद्ध समाप्त हो गया और वियतनाम में समाजवाद के बजाय उदारीकरण की आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया और भारत के द्वारा भी आर्थिक उदारीकरण की नीति स्वीकार की गई। इसे भारत वियतनाम के साथ परंपरागत संबंधों को आर्थिक और सामरिक रूप में सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। दोनों देशों के बीच टेक्सटाइल, कृषि, दवाइयाँ और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग किया गया। दोनों देशों के द्वारा आपको वर्ष 2020 तक द्विपक्षीय व्यापार को $15 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्तमान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $8 बिलियन वियतनाम के साथ संबंधों पर विशेष बल दिया गया। अब यहाँ पर सामरिक संबंध देखिए भारत और वियतनाम के बीच सामरिक संबंधों के विकास पर प्रमुख बल दिया गया है। देखिए भारत और वियतनाम के बीच सामरिक संबंधों के विकास पर प्रमुख बल प्रदान किया गया है। वर्ष 2015 में दोनों देशों के बीच 5 वर्ष के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके द्वारा दोनों देशों की समुद्री तटीय रक्षकों के बीच समुद्री सुरक्षा वियतनाम के सैनिकों के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वियतनाम की नौसैनिक पनडुब्बियों में कार्य करने वाले सैनिकों को भारत प्रशिक्षण देगा और भारत के द्वारा वियतनाम को ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र देने पर विचार किया जा और दिया भी गया है। भारत के द्वारा वियतनाम को $100 बिलियन की आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिसके द्वारा वियतनाम भारत से सैनिक सामग्री की खरीद करेगा। अब कि चीन भारत वियतनाम त्रिकोण देखिए आपको भारत और वियतनाम के बीच दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में प्राकृतिक गैस उत्खनन का समझौता किया गया, जिस पर चीन की आपत्ति व्यक्त की गई है, क्योंकि चीन एवं वियतनाम के बीच दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर विवाद विद्यमान है। भारत के अनुसार इस समस्या का संयुक्त राष्ट्र संघ समुद्री कानून के द्वारा हल होना चाहिए। चीन के द्वारा भारत को प्रतिबंधित करने के लिए पाकिस्तान को भारी आर्थिक एवं सैनिक सहायता दी जाती है। इसलिए भारत के द्वारा आपको वियतनाम के साथ सामरिक संबंधों का विकास किया जा रहा है, जिससे चीन पर दबाव बनाया जा सके। वर्तमान में भारत एवं अमेरिका के बीच अत्यधिक मित्रतापूर्ण संबंध है। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन अंतर्गत अमेरिका और वियतनाम के बीच मित्रतापूर्ण संबंध का विकास हो चुका है, जबकि चीन एवं वियतनाम के बीच वर्तमान संबंध तुलनात्मक रूप में मधुर नहीं है। अब नरेंद्र मोदी वियतनाम यात्रा देखिए इस यात्रा के दौरान आपको सितंबर 2016 दोनों देशों के नेताओं ने आपसी संबंधों में विश्वास व्यक्त किया। दोनों
दोनों देश परंपरागत मित्र रहे तथा रणनीतिक सहयोगी भी। इस यात्रा के दौरान आपको दोनों देशों ने अपने संबंधों की 45वीं वर्षगांठ तथा रणनीतिक संबंधों की 10वीं वर्षगांठ मनाई। वियतनाम ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति का वियतनाम ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति का समर्थन किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम के लिए $500 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की था। इस तकनीकी सहयोग, साइबर सुरक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंधित 12 समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत हनोई में एक सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित करने की भी घोषणा की था। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, व्यापार संतुलन एवं पर्यावरण इत्यादि मुद्दों पर वार्ता की। साथ ही भारत पहले ही वियतनाम में एक सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम लगाने की घोषणा कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 में राज्यों का देखिए अमेरिकी राज्यों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, यहाँ पे देखिए ये अखिल अमेरिकी क्षेत्रीय सहयोग का सबसे बड़ा पुराना उदाहरण सबसे पुराना उदाहरण है। वर्ष 1890 में आपको देखिए में वाशिंगटन में अखिल अमेरिकी सम्मेलन के समापन के पश्चात अमेरिकी गणराज्यों के संघ द यूनियन ऑफ अमेरिका रिपब्लिक्स की स्थापना हुई थी। कुछ समय तक इस आंदोलन के मंच का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने समाजवादी उद्देश्यों के लिए करने का प्रयास किया था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लैटिन अमेरिकी देशों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हो गया। अमेरिकी गणराज्यों ने वर्ष 1927 में रियो संधि पर हस्ताक्षर किया। उसमें यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी अमेरिकी गणराज्य के विरुद्ध किया गया सशस्त्र आक्रमण सभी अमेरिकी गणराज्यों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। परंतु यह व्यवस्था भी की गई थी कि किसी भी गणराज्य को उसकी इच्छा के विपरीत किसी देश के विरुद्ध बल प्रयोग करने के बाद नहीं किया जा सकता था। परंतु यह भी व्यवस्था की गई थी कि किसी भी गणराज्य को उसकी इच्छा के विपरीत किसी देश के विरुद्ध बल प्रयोग करने के बाद नहीं किया जा सकता था। बोगोटा में हुए 9वें अखिल अमेरिकी सम्मेलन में रियो संधि के औपचारिक क्रियान्वयन के लिए बोगोटा में हुए 9वें अखिल अमेरिकी सम्मेलन में रियो संधि के औपचारिक क्रियान्वयन के वर्ष 1948 में अमेरिकी राज्यों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका स्टेट की औपचारिक स्थापना की गई। इस संगठन का आधार को रियो संधि, बोगोटा समझौता तथा अमेरिकी राज्यों के संगठन का चार्टर है। फिर आपको देखिए आपको इसकी संरचना इसकी संरचना यहाँ पे देखिए अमेरिकी राज्यों के संगठन के 3 मुख्य अंग है। पहला अंतर अमेरिकी संगठन जिसको बोलते हैं इंटर अमेरिकन कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। दूसरा आपको देखिए परिषद है। तीसरा आपको अखिल अमेरिकी संघ पैन अमेरिकन यूनियन, PAN पैन अमेरिकन यूनियन को बोलते हैं, अखिल अमेरिकी संघ बोलते हैं। सम्मेलन आपको सर्वोच्च अंग आता है। उसमें सम्मेलन सर्वोच्च अंग आता है। उसमें सभी 21 सदस्य राज्यों का एक प्रतिनिधि शामिल होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। यह संगठन की नीतियों का निर्धारण करता है तथा अन्य अंगों की गतिविधियों को समन्वित करता है। परिषद इस संगठन की कार्यपालिका है, जबकि अखिल अमेरिकी संघ इसका सचिवालय है। बोगोटा समझौते में अमेरिकी गणराज्यों के पारस्परिक विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रावधान है। रियो संधि के अनुसार पश्चिमी गोलार्ध के किसी भी देशों के विरुद्ध आक्रमण अमेरिकी राज्यों के संगठन के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। रियो संधि के अनुसार पश्चिमी गोलार्ध के किसी भी देश के विरुद्ध आक्रमण अमेरिकी राज्यों के संगठन के विरुद्ध आक्रमण माना जाता है। इस आक्रमण का प्रतिरोध संगठन के सभी सदस्य राज्य सामूहिक रूप से करते हैं। पामर एवं पार्किस अमेरिकी राज्यों के संगठन OAS को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रवाद का अग्रणी उदाहरण कहा है। अमेरिकी राज्यों के संगठन के
अमेरिकी राज्यों के संगठन के सदस्य देश न केवल सामूहिक रक्षा के लिए वचनबद्ध है, परंतु वे सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए सामूहिक रूप से प्रतिबद्ध है। आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने तथा एक दूसरे के प्रति युद्ध न करने के भी सदस्य राज्य वचनबद्ध हैं। अब कोलंबो प्लान देखिए, जनवरी 1950 में कॉमनवेल्थ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कोलंबो में हुई। एशिया प्रशांत क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर पर वृद्धि के लिए आपसी सहयोग का निर्णय लिया गया। इसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, भारत, श्रीलंका एवं पाकिस्तान द्वारा की गई। वर्तमान समय इसके 27 सदस्य हैं। अब देखिए, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, जिसको हम एपेक बोलते हैं, एपेक बोलते हैं। देखिए, यह एक क्षेत्रीय व्यापारिक ब्लॉक है। यह एक क्षेत्रीय व्यापारिक ब्लॉक है जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई। इसके 21 सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। तो भारत एपीईसी का सदस्य नहीं है। देखिए, वर्ष 1989 में स्थापित एपेक 21 देशों का समूह है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 40% है। फिर आपके यहाँ देखिए क्या है कि देखिए, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इन देशों का योगदान 57% है और वैश्विक व्यापार में इसका योगदान 50% है। उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स सम्मेलन 2014 के दौरान चीन के राष्ट्रपति ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए पहली बार भारत को एपेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन भारत अपनी व्यवस्थाओं के कारण इसमें शामिल नहीं हो सका। इस बैठक में आपको एशिया प्रशांत मुख्य व्यापार क्षेत्र प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से पूरे विस्तार के साथ आगे बढ़ाने की सहमति जताई गई है। बैठक में 4 उद्देश्य प्राप्त किए गए, जिनमें एशिया प्रशांत की मुक्त व्यापार क्षेत्र प्रक्रिया, जिसमें एशिया प्रशांत की मुक्त व्यापार क्षेत्र प्रक्रिया FTAAP शुरू करना, एपेक की 25वीं वर्षगांठ बयान जारी करना, नवप्रवर्तन तथा सुधार एवं वृद्धि को बढ़ावा देना शामिल है। अब देखिए, एपेक समय 2016, देखिए यह समय आपको 19 से 20 नवंबर 2016 को पेरू की राजधानी लीमा में संपन्न हुआ। इस समय आपको सभी 21 सदस्य देशों इस सम्मेलन में सभी 21 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। सम्मेलन की थीम थी गुणवत्ता विकास और मानव विकास, क्वालिटी, ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इस सम्मेलन को प्राथमिकता के क्षेत्र थे मानव पूंजी विकास, क्षेत्रीय खाद्य बाजार, सूक्ष्म उद्योगिता, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण एजेंडा। अब देखिए, आपको एपेक समय 2018 देखिए, एपेक समय 2018 में देखिए, यह समय आपको 17 से 18 नवंबर 2018 को पापुआ न्यू गिनी में प्रस्तावित है। यह समय आपको 17 से 18 नवंबर 2018 को पापुआ न्यू गिनी में प्रस्तावित है। वर्ष 2017 का सम्मेलन वियतनाम में हुआ। अब देखिए, CICA देखिए, इसकी CICA की स्थापना का विचार पहली बार कजाकिस्तान के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसका पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2002 में आयोजित हुआ। वर्तमान समय इसके भारत से 24 सदस्य हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका उद्देश्य एशिया में शांति, सुरक्षा एवं स्थायित्व का निर्माण करना है। इस संगठन अनुसार एशिया में सुरक्षा का शेष विश्व की सुरक्षा के साथ गहरा संबंध है। इस संगठन अनुसार एशिया में सुरक्षा का शेष विश्व की सुरक्षा के साथ गहरा संबंध है। अब लेटिन अमेरिकी एवं कैरिबियाई देशों का संगठन देखिए, द कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स, CELAC बोलते हैं। देखिए, CELAC का स्थापना 3 दिसंबर 2011 में हुई थी। इसमें 33 लैटिन अमेरिकी एवं कैरिबियाई देश सम्मिलित हैं। अब इसमें अमेरिका एवं कनाडा सम्मिलित नहीं है। इसमें देखिए, इसे अमेरिकी राज्यों के संगठन US के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसमें वेनेजुएला भी सम्मिलित है, जिसके पूर्व राष्ट्रपति हुगो चावेज अमेरिका विरोधी थे, जिनकी 5 मार्च 2013 को कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। अब मार्कोसुर दक्षिण अमेरिका का, देखिए मार्कोसुर जो है वो दक्षिण अमेरिका का साझा बाजार है। मार्कोसुर की स्थापना 26 मार्च 1951 में हुई, जिसका मुख्यालय आपको इक्वाडोर के क्यूटो में आपको है। अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे एवं पैराग्वे इसके प्रमुख सदस्य हैं, जिनके बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग हो रहा है। वर्ष 2012 में इसमें वेनेजुएला एवं बोलिविया देश भी सदस्य बन गए हैं। वर्ष 2012 को इसमें वेनेजुएला और बोलिविया देश भी इसके सदस्य बन गए हैं। अब यूनासुर दक्षिण अमेरिकी राज्यों का यूनियन, यूनासुर जो आपको दक्षिण अमेरिकी राज्यों का यूनियन है। इसकी स्थापना आपको 23 मई 2008 को हुई थी। इसके बाद
इसके बाद दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र सदस्य हैं, जिसमें देखिए जिनमें से ब्राज़ील जिनमें से ब्राज़ील चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेराग्वे, पेरू, कोलंबिया, सूरीनाम, उरुग्वे एवं गुयाना देश प्रमुख रूप से है। अन्य तथ्य यहाँ देखिए, भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार आपको चीन है पहला। दूसरा आपको देखिए, ये बहुत पुराना डाटा है, आपको नया डाटा खोजना होगा। तो भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार आपको देखिए चीन है पहला। दूसरा आपको यूएस मतलब अमेरिका है। तीसरा आपको संयुक्त अरब अमीरात है। देखिए भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार, देखिए भारत के सबसे व्यापारिक भागीदार यहाँ देखिए, तो भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार में यूरोपीय यूनियन, जिसको हम EU बोलते हैं, वो है आपको। फिर आपको यूएस मतलब अमेरिका है, फिर आपको चीन है। तो पहले EU है, फिर आपको अमेरिका है, फिर आपको चीन है। वे देश जिनका भारत के साथ आपको समग्र आर्थिक सहभागिता का समझौता CEPA है, उनमें सिंगापुर के साथ 2005 में हुआ था। दक्षिण कोरिया के साथ 2009 में हुआ था। जापान के साथ 2012 में आपको है, प्रमुख देश है। वे देश जिनके साथ भारत का सिविल परमाणु समझौता हुआ है, जिसमें आपको अमेरिका पहला है। दूसरा आपको रूस के साथ हुआ है। तीसरा आपको देखिए अमेरिका के साथ भारत का सिविल परमाणु समझौता हो चुका है। भारत का रूस के साथ आपको सिविल परमाणु समझौता हो चुका है। कनाडा के साथ हो चुका है। फ्रांस के साथ हो चुका है। कजाकिस्तान के साथ हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुका है। मंगोलिया के साथ हो चुका है। नामीबिया के साथ हो चुका है। दक्षिण कोरिया के साथ हो चुका है एवं जापान के साथ वार्ताएं चल रही, जो कि हो चुका है। अब उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार से, देखिए उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार से, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, NAFTA बोलते हैं, नाफ्टा बोलते हैं। नाफ्टा की स्थापना आपको 1 जनवरी 1994 में हुई था। इसमें अमेरिका, कनाडा एवं मेक्सिको देश सम्मिलित है। अब देखिए संघाई सहयोग संगठन देखिए, 1996 में को चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान ने संघाई 5 के रूप में इसकी स्थापना की। 2001 में इसमें देखिए 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान को जोड़ा गया। इसका नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। 2017 में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शिखर सम्मेलन, इसमें भारत ने पाकिस्तान को इसके पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 8 हो गई। देखिए 9 से 10 जून 2018 को इसका 18वां शिखर सम्मेलन चीन के किंगदाओ में हुआ। चीन के किंगदाओ शहर में हुआ। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा सिक्योर का नया कॉन्सेप्ट, सिक्योर SECUR, देखिए सिक्योर SECUR, सिक्योर का नया कॉन्सेप्ट दिया गया। अब ये खाई सहयोग परिषद देखिए, अरब प्रायद्वीप में 6 देशों का एक राजनीतिक और बाहरी सऊदी अरब और देता है, और सहयोग और क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा करने के हर साल शिखर सम्मेलन आयोजित करता है। अब इसकी संरचना देखिए, खाद्य सहयोग परिषद GCC की मुख्य 6 शाखाएं हैं, जो विभिन्न कार्यों को पूरा करती और बैठकों की तैयारी से लेकर नीतियों के कार्यान्वयन तक कार्यान्वयन तक का कार्य देखती है। अब देखिए खाद्य सहयोग GCC की शाखाएं देखिए, खाद्य सहयोग परिषद GCC की शाखाएं यहाँ देखिए, पहला आपको शाखा आपको सर्वोच्च परिषद है। दूसरा आपको मंत्री स्तरीय परिषद है। तीसरा आपको सचिवालय जनरल है। चौथा आपको परामर्शदात्री आयोग है। चौथा को परामर्शदात्री आयोग है। पांचवा को विवादों के निपटारे का आपको आयोग है। पांचवा को विवादों के निपटारे का आपको आयोग, और छठा आपको महासचिव है। तो ये खाड़ी राज्यों में पिछले कुछ दशकों से विभिन्न मुद्दे पर भिन्नताएं दिखाई दे रही। वर्ष 2003 के अमेरिकी आक्रमण के बाद से खाड़ी सहयोग परिषद GCC की भूमिका में कमी आई है। 2011 अरब स्प्रिंग क्रांति के बाद इस क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन के स्वर तेज हुए हैं। वर्तमान आपको सऊदी अरब खाड़ी सहयोग परिषद GCC में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। खाड़ी सहयोग परिषद GCC का 39वां सत्र आपको हाल ही में रियाद में आयोजित किया गया था। परिषद में आपको रियाद घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें खाड़ी देशों क्षेत्र और दुनिया से संबंधित 72 मुद्दों को शामिल किया गया। खाड़ी सहयोग परिषद GCC का 40वां सत्र संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। अब आपके यहाँ पर देखिए, आपको देखिए कि अध्याय 4 जो था वो पूरी तरह से फिनिश होता है। अब यहाँ अध्याय 5 जो आपको यहाँ पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, वो हम अगले चर्चा करेंगे। देखिए इसमें पड़ोसी देशों के भारत का जो संबंध, उसकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।